हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने मॉक 11 को यहां पर समझा था और आज बारी है मॉक 12 को समझने की। आइए क्लास की शुरुआत होगी पहले सवाल के साथ में। और जो पहला सवाल आप लोगों को यहां पर दे के रखा है, देखिएगा। पहला यहां पर जो सवाल दे के रखा है, जब यहां पर आप लोगों को जो जवाब देना है वो ये देना है कि नावात्रा एक नाबन्ना नामक एक फेस्टिवल है और ये नाबन्ना नामक फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। चार ऑप्शन आप लोगों को देके रखा है। पश्चिम बंगाल, यहां पर उड़ीसा देख के रखा है, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा होगा। आपको ये जवाब देना है कि नाबन्ना फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और आप सभी जानते होंगे ये किस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। हम लोग पहले भी पश्चिम बंगाल के फेस्टिवलों से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। ये नाबन्ना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। नाबन्ना फेस्टिवल से रिलेटेड यदि आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछ ले तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक गंगा जात्रा फेस्टिवल, कौन सा यात्रा, एक गंगा जात्रा फेस्टिवल इसी पश्चिम बंगाल से पढ़ चुके हैं। वहीं हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से दुर्गा पूजा को भी हम लोग पश्चिम बंगाल में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। मैं बात करूंगा त्रिपुरा के बारे में, आप लोगों को याद होना है। देखिए, त्रिपुरा के बारे में हम लोग पहले ये वाले फेस्टिवल पढ़ चुके हैं। संतरा पूजा आप लोगों से पूछेगा तो त्रिपुरा का होगा। यदि यहाँ पे खर्ची पूजा सवाल पूछेगा, खर्ची पूजा सवाल, तो भी त्रिपुरा का। वहीं पर एक सवाल और पूछ सकता है कि गोरिया पूजा, कौन सा सवाल पूछेगा, गोरिया पूजा फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो जवाब होगा त्रिपुरा में। वहीं पर यदि प्रश्न ये पूछ लेगा कि ये जो यहां पर एक बूंदी फेस्टिवल है, ये बूंदी फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो जवाब होगा कि टीचर ये भी कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इसको भी बूंदी में हम लोग सेलिब्रेट यहां पर होगा। वहीं पर त्रिपुरा के बारे में और कौन सा फेस्टिवल हम लोगों को पूछ सकता है, वहीं पर एक खफई फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल, खफई फेस्टिवल को आप लोगों को यहां पर याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये सब यहां पर हम लोगों ने त्रिपुरा के देख लिए हैं। वहीं पर हम लोगों से जो सवाल पूछा था वो पूछा था कि जो राबन्ना फेस्टिवल है वो राबन्ना फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैंने पश्चिम बंगाल के तीन बता दिए हैं, एक रबन्ना बता दिया है, गंगा जात्रा बता दिया है और एक दुर्गा पूजा बता दिया है। यदि और मैं बात करूंगा तो एक पोइला आप लोगों को याद रखना है। कौन सा याद रखोगे, पोइला। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को दे के रखा है, देखिए बहुत शानदार प्रश्न हम लोगों से यहां पे पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला ग्रेमी पुरस्कार किसको दिया गया था। पहले ग्रेमी पुरस्कार के बारे में बात कर रहा है। पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो ग्रेमी पुरस्कार होता है, इसी इसी ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत कब से होगी, तो जवाब होगा 1950। यहां पर 8 से इसकी स्थापना हुई। और भारत के किस व्यक्ति को दिया गया, तो जवाब होगा कि पंडित रविशंकर को। तो क्या जवाब होगा दोस्तों यहां पर, यहां पर तो जो जवाब होना चाहिए तो वो होना चाहिए पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जी को यह पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार भारत में सबसे पहले दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। और पंडित रविशंकर को कब दिया गया था, तो 1968 में इनको दिया गया था। और पंडित रविशंकर जी को यह पुरस्कार 5 बार दिया चुका है, 5 बार। और पहली महिला की बात करूंगा कि पहली महिला कौन थी जिनको यह पुरस्कार दिया गया, तो जवाब होगा कि तन्वी शाह। कौन थी दोस्तों, तन्वी शाह पहली महिला थी जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए यहां पर हम लोगों को दे के रखा है कि यहां पर उस्ताद जाकिर हुसैन साहब दे के रखे हैं। मैं यह प्रश्न पूछ लूंगा कि इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो जवाब होगा कि यह तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। और वहीं पर इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, पद्म विभूषण पुरस्कार इनको कब मिला था, तो जवाब होगा कि 2023 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। यहां पर एक पंडित पंडित हरिप्रसाद चौरसिया साहब दे के रखे हैं। यदि मैंने ये सवाल पूछ लिया कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो जवाब होगा बांसुरी से। कौन से वाद्य यंत्र से, बांसुरी से। और वहीं पर हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद जो चौरसिया के बारे में प्रश्न ये पूछ लेगा कि इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला,
पद्म भूषण पुरस्कार इनको कब मिला? तो क्या जवाब होगा दोस्तों? सन 2000 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका था। अब यहाँ पर शिव कुमार शर्मा है दोस्तों, तो यदि शिव कुमार शर्मा से यह प्रश्न पूछेगा कि जो शिव कुमार शर्मा है, शिव यहाँ पे प्रकाश शर्मा, ये किस वाग्यंत्र से संबंधित है? तो जवाब होगा दोस्तों संतूर से। किससे संबंधित है ये? संतूर से। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो हम लोगों से जो प्रश्न पूछा था वो ये था कि ग्रेमी पुरस्कार की ग्रेमी, यह पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया? तो जवाब होगा पंडित रविशंकर जी को यह पुरस्कार दिया गया भारत में सबसे पहले। और वहीं पर पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला का नाम लिखा है हम लोगों ने तन्वी साको। अगर यह प्रश्न पूछा गया कि पंडित रविशंकर जी को यह पुरस्कार कब मिला, तो 1968 में मिला, और ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हो चुकी थी। इतना सबको आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर 5 बार सर्वाधिक बार इनको दिया चुका है, ये भी आप लोगों को आईएमपी महत्वपूर्ण पड़ सकता है, ये भी आप लोगों को यहां पर याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या दे रखा है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो दे के रखा है, हमन टोटा बंदरगाह, ये हमारी 7वीं क्लास थी मॉक टेस्ट में, और उसी 7वीं क्लास में हम लोग हमन टोटा पोर्ट को पढ़ चुके थे, आप सबको याद होगा दोस्तों। आप अब यहां पर आप सबको जल्दी से जवाब देना है कि ये जो हमन टोटा बंदरगाह है, ये हमन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन देकर रखा है पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, या जवाब होगा श्रीलंका। जल्दी से आपको जवाब देना है कि हमन टोटा बंदरगाह, देखिए पहले वाली क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो हमन टोटा बंदरगाह, हमन टोटा जो पोर्ट है, ये कहां पर पड़ेगा? जवाब होगा कि सर ये श्रीलंका में पड़ता है। वहीं पर मैंने एक और पोर्ट आप लोगों को लिखाया था, सर जो पोर्ट था जिसका नाम था हाइपा पोर्ट। कौन सा पोर्ट था? हाइपा बंदरगाह। और हाइपा बंदरगाह कौन से देश में पड़ रहा था? जल्दी से बताइएगा। जवाब होगा इजराइल देश में था ये। और वहीं पर मैंने पाकिस्तान का एक पोर्ट पढ़ाया था, एक बंदरगाह जिसका नाम था ग्वादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह के बारे में मैंने पढ़ाया था। और ये कहाँ का था? तो ये ग्वादर पोर्ट पड़ता है पाकिस्तान का। और वहीं पर मैंने एक चिंटागोंग, कौन सा लिखाया था? तो जवाब हो जाएगा चिंटागोंग पोर्ट, चिंटागोंग बंदरगाह लिखाया था। तो ये जो चिंटागोंग बंदरगाह कहाँ पर पड़ेगा? तो जवाब होगा कि सर ये बांग्लादेश में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? बांग्लादेश में। पहले हम लोग इस सवाल को पढ़ चुके थे, हमन टोटा बंदरगाह कहाँ पर सर पड़ता है? तो जवाब होगा बांग्लादेश में। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है। भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक है, और आपसे पूछा है कि भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से कौन से घराने से है? क्या ग्वालियर घराने से, यहाँ पर आगरा घराना जो दे के रखा है, किराना घराना, या मेवाती घराना? देखिए भीमसेन जोशी साहब, और भीमसेन जोशी साहब का संबंध कौन से घराने से होगा? तो जवाब होगा किराना घराना। कौन से घराने से? किराना से। यानी भीमसेन जोशी का संबंध, भीमसेन जोशी का जो संबंध होगा वो हम लोग देख चुके हैं, किराना घराने से इनका क्या होता है? संबंध होगा, किराना घराना। यदि मैं पूछूंगा किराना घराना के संस्थापक कौन थे, इसी घराना के संस्थापक कौन थे? तो जवाब होगा करीम करीम खान। कौन थे दोस्तों? करीम खान होगा। इतना आप लोगों को याद रखना है। और यहां पर यदि मैंने ये प्रश्न पूछा कि ये जो भीमसेन जोशी साहब है, भीमसेन जोशी साहब को भारत रत्न कब मिला? प्रश्न ये पूछ सकता है कि भीमसेन जोशी साहब को भारत रत्न कब मिला? तो जवाब होगा दोस्तों 2009 में इनको क्या मिल चुका था? भारत रत्न मिल चुका था। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को ग्वालियर घराना दे के रखा है। ग्वालियर घराना के यदि मैं संस्थापक आप लोगों को मैं यदि पूछ लूंगा, पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ग्वालियर घराने के संस्थापक के बारे में यदि प्रश्न किया जाएगा तो क्या जवाब होगा? पीर पीर यहाँ पर पीर बख्शू आप लोगों को याद रखना, पीर दादा बख्शू याद रखना है। वहीं पर यहाँ पर हस्सू खां, कौन से खां हो जाएंगे? हस्सू खां। और वहीं पर नत्थू खां, कौन से खां? हस्सू खां और नत्थू खां, ये दोनों ग्वालियर घराने से हैं। और यदि ये प्रश्न पूछेगा ग्वालियर घराना कौन सी गायन शैली के लिए जाना जाता है, कौन सी
यहाँ पर ये जो ग्वालियर घराना है, ये कौन सी गायन शैली के लिए जाना जाता है, गायन शैली के लिए है फेमस है। तो जवाब होगा कि यह ध्रुपद गायन के लिए, कौन से गायन के लिए, ध्रुपद गायन के लिए ग्वालियर घराना अपने आप में क्या होता है, फेमस होता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर सब याद होना चाहिए। यदि मैंने एक और प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया कि यहाँ पर एक बनारस घराना नहीं है, लेकिन बनारस घराना के संस्थापक बनारस जो घराना है, इसी बनारस घराना के यदि मैंने संस्थापक का नाम पूछ लिया, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, जल्दी से बताइएगा कि बनारस घराना के संस्थापक कौन है, आप लोगों को जवाब देना है। तो जवाब होगा दोस्तों पंडित गोपाल। कौन होगा दोस्तों, पंडित गोपाल। पंडित गोपाल क्या माने गए हैं, पंडित गोपाल इसी बनारस घराना के संस्थापक माने गए हैं। हम लोगों को यहाँ पर ग्वालियर घराने के संस्थापक याद रखना था, वहीं पर हस्सू खां और नत्थू खां दोनों संबंधित है। वहीं पर हम लोग भीमसेन जोशी साहब को पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है कि 1963 में यहाँ पर अशोक चक्र वर्ग 3 का यहाँ पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, क्या इसे कृति चक्र बोला गया था, शौर्य चक्र, वीर चक्र या महावीर चक्र। देखिए आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा कि 1963 में इसी अशोक चक्र वर्ग 3 का ये जो नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, शौर्य चक्र कर दिया था। यहाँ पर एक परमवीर चक्र के बारे में चर्चा होती है। परमवीर चक्र यदि मैं पूछूंगा, परमवीर चक्र पहला किसको मिला था, सबसे तो आप बताएंगे मेजर सोमनाथ शर्मा। किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास में अशोक चक्र था वर्ग 3 जो था वर्ग 3, इसे हम लोगों ने सूर्य चक्र में नाम दे दिया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देके रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देके रखा है कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शेल तंत्र। ये सवाल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन बेसिस पे हम लोगों ने इन सवालों को उठाया है दोस्तों। वो यहाँ पर भारत का सर्वाधिक खनिजयुक्त शेल तंत्र कौन सा होगा, धारवाड़, गोंडवाना या विंध्य शेल समूह, आप लोगों से पूछा है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो विंध्य सेल समूह जो यहाँ पर हमारे पास में सेल समूह पड़ता है, तो विंध्य सेल समूह किस लिए विख्यात है, तो जवाब होगा दोस्तों ये दरअसल चूना पत्थर के लिए प्रख्यात है भारत में, आप लोगों को याद रखना है। गोंडवाना सेल समूह किसके लिए फेमस है, तो गोंडवाना सेल समूह कोयला के लिए फेमस होगा। किस चीज के लिए, कोयला खनिज यहाँ पर पदार्थ के लिए अपने आप में फेमस होगा। वहीं पर धारवाड़ प्रणाली, धारवाड़ सेल समूह भारत में सबसे ज्यादा खनिज युक्त माना जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा खनिज युक्त सेल समूह कौन सी हो जाएगी, तो जवाब हो जाएगा धारवाड़ सेल समूह। यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देके रखा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। आपको बताना है कि किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का जन्मदाता कहा गया है। यामिनी कृष्ण यहाँ पे मूर्ति नाम होगा डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुंडेल या चिंता रवि बालकृष्ण। आपको बताना है कि भारतनाट्यम की एक नवी जो शैली का जन्म आविष्कारक जो निर्माता है, उसका श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है, आप लोगों से यह सवाल पूछा है दोस्तों। तो क्या जवाब होगा इसका, यामिनी कृष्णमूर्ति होना चाहिए, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। और आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये जो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम है, ये कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो जवाब होगा कि भारतनाट्यम। कौन से नृत्य के लिए, भारतनाट्यम के लिए यह प्रसिद्ध है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं पर और कौन कौन फेमस है, तो जवाब हो जाएगा बाला सरस्वती, बाला सरस्वती फेमस है। वहीं पर यहाँ पर गीता, क्या याद रखोगे दोस्तों, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि गीता चंद्रन, क्या नाम होगा, गीता चंद्रन नाम होना चाहिए। वहीं पर हम लोग यहाँ पर हेमा मालिनी को पहले हम लोग यहाँ पर
हेमा मालिनी जी को यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और वहीं पर सोनल मानसिंह, एक को नाम याद रखना है आप लोगों को, सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो ये सभी महिलाएं, बाला टी सरस्वती, यहाँ पर सरस्वती, गीता चंद्रन, हेमा मालिनी और सोनल मानसिंह के साथ डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, ये सभी महिलाएं कौन से शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? तो जवाब होगा भारतनाट्यम। इसी भारतनाट्यम से ये सभी महिलाएं अपने आप में फेमस है। यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देके रखा है? नेक्स्ट प्रश्न यह देखिएगा, सवाल नंबर 8 हमारे को देके रखा है, कौन सा भारत का जो एकमात्र ये नर्तक है जिन्हें इंडिया टुडे यहाँ पर 100 पीपुल हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया था? ये बहुत ज्यादा यहाँ पर आईएमपी पड़ता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। बेगम परवीन सुल्तान, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई या उषा शर्मा, जिसे इंडिया टुडे की शो यहाँ पर 100 पीपुल हु शेप्ड इंडिया की सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना यहाँ पर होना चाहिए कि सर क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? रुक्मणी देवी। क्या होगा दोस्तों? रुक्मणी देवी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और मैंने सवाल पूछा कि जो रुक्मणी देवी है ये भी कौन से शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जवाब होगा कि यह भारतनाट्यम से संबंधित है। कौन शास्त्रीय नृत्य से? तो जवाब होगा भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से ये महिला संबंधित है। और एक और प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, सवाल ये पूछ सकता है, इतनी फेमस महिला है तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? देखिए ये प्रश्न भी यहाँ पर आ सकता है। तो जवाब क्या हो जाएगा कि 1956 में इनको क्या मिल चुका था? पद्म भूषण पुरस्कार, सॉरी पद्म विभूषण पुरस्कार इनको यहाँ पर मिल चुका था। तो सवाल का राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देके रखा है? वो देके रखा है शेर ए गुल फरोशन जो फेस्टिवल है। अभी हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासों में दोस्तों हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। और ये जो शेर ए गुल फरोशन है, ये शेर ए गुल फरोशन जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली या यहाँ पर यूपी राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि इसे दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक पूछेगा आपसे कि शेर ए गुल फरोशन आप लोगों को याद रखना है। वहीं पर मैं बताऊंगा एक ड्रोन फेस्टिवल, आप ड्रोन उत्सव आप लोगों को याद रखना है। वहीं पर एक बसंत फेस्टिवल, कौन सा उत्सव? बसंत उत्सव आप सबको यहाँ पर याद रखना है। ये जो तीनों ही फेस्टिवल कहाँ से फेमस है दोस्तों? ये तीनों ही कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो जवाब होगा कि सर ये दिल्ली में सेलिब्रेट किए जाते हैं। इतना आप सबको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मिजोरम के हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे फेस्टिवल, जिसका नाम था मीमकुट। यहाँ पर जवाब होना चाहिए मीमकुट। वहीं पर चाप चरकुट, कौन सा हो जाएगा? चाप चरकुट, ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये तीनों, आप लोगों को याद होना चाहिए। सैर ए गुल, ड्रोन फेस्टिवल और एक हो जाएगा यहाँ पर बसंत यहाँ पर फेस्टिवल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या देख रखा है, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? और चार ऑप्शन आप लोगों को दे के रखे हैं, आप लोगों को यहाँ पर इसका सही जवाब दोस्तों बताना है। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? जब तक हम लोग पानी पी लेते हैं। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? यानी जो तमिलनाडु में आप लोग ये तो जानते होंगे कि ये जो मीनाक्षी मंदिर है, ये मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जवाब होगा कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये नाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। पर ये पूछा है इसको किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय या महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था? आप लोगों को याद रखना है ये जो मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी साउथ का बहुत ज्यादा फेमस, यहाँ पर तमिलनाडु का एक फेमस टेम्पल पड़ता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जवाब हो जाएगा कुलशेखर। क्या जवाब होगा? कुलशेखर पंड्या। क्या हो जाएगा? कुलशेखर पांड्या के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए।
यदि मैंने ये सवाल पूछ लिया कि यहां पर एक की पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि विश्व का पहला मंदिर, विश्व का पहला मंदिर या विश्व का पहला टेम्पल, विश्व का पहला मंदिर जिसका निर्माण जिसका निर्माण ग्रेनाइट के माध्यम से हुआ था, ग्रेनाइट रॉक के कारण, ग्रेनाइट चट्टानों के माध्यम से उसका निर्माण हुआ था। यदि ये प्रश्न पूछ लेगा तो क्या जवाब दोगे? विश्व का पहला मंदिर जिसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के कारण हुआ था, ग्रेनाइट शिल समूह के कारण, तो जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? वृद्धेश्वर मंदिर। कौन सा टेम्पल? वृद्धेश्वर मंदिर। और ये वृद्धेश्वर मंदिर भी कहाँ पर पड़ता है? तो जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पर पड़ेगा? तमिलनाडु में ये बेसिकली ये फेमस जो हमारे पास टेम्पल पड़ता है। यदि मैंने ये प्रश्न पूछ लिया कि किस शासक ने बनाया था, तो चोल डायनास्टी के ही ये शासक जिनका नाम था राजा राज चोल के द्वारा ये विश्व का पहला ग्रेनाइट जो टेम्पल का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर इतना आप लोगों से केवल प्रश्न पूछा था, मीनाक्षी टेम्पल का निर्माण कौन ने किया था? तो कुलशेखर पंड्या के द्वारा इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इतना सारा आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हम लोगों को क्या दे रखा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की वास्तविक जो विकास दर थी ये कितनी रही? देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा है सवाल। पहले तो आप लोगों का मेरा ये सवाल है कि पहली पंचवर्षीय योजना, पहली फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना भारत में कब आई? तो आप सभी जानते हैं कि 1951 से लगाकर तो 56 तक ये चलती है। मैं बात करूंगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो जवाब होगा कि 1956 से लगाकर तो 1961 तक चली, ये भी याद होना चाहिए। और वहीं पर तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से रही? तो 1961 से लगाकर तो 1966 तक। मैंने ये क्यों यहाँ पर आपको समझा, इसका प्रमुख कारण है। लेकिन हमसे दोस्तों ये पूछा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर हम लोगों से पूछा है। देखिए यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछेगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो यहाँ पर 6.8 लगभग इसकी विकास दर रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों को 6.5 नहीं है, तो हम लोग 6.5 के साथ यहाँ पर जाएंगे। यदि पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की विकास दर कितनी रही थी, तो इसकी वास्तविक विकास दर 3.6 रही थी। कितनी रही थी? 3.6 रही थी। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर दूसरी के बारे में यदि सवाल पूछेगा तो 4.1 रही थी। और भारत की तीसरी विकास ये थर्ड जो 5 ईयर प्लान लाया था कि जो 61 और 60 के बीच में हुआ था, यदि इसकी जो विकास दर से रिलेटेड सवाल पूछा तो क्या जवाब होगा? 2.4। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या जवाब होगा? 2.4 यहाँ पर जवाब इसका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी इतनी विकास दर से भारत ने बढ़ोतरी की थी। ठीक है दोस्तों, और सबसे सफल पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछेगा तो यही सबसे सफल पंचवर्षीय योजना मानी गई है, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या दे के रखा है? नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है क्वेश्चन नंबर ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन बेसिस पे हम लोगों ने इस सवाल को यहाँ पर लिया है कि चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? इस सवाल को हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोगों को याद होगा कि पहले स्थान पर कौन रहा है, पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो जवाब होगा दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही। मैं बात करूंगा फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए, फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए भारत में? तो जवाब होगा दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा। कहाँ पर हुए? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में हमारे पास में उड़ीसा राज्य में सर ये हुए। वहीं पर पूछेगा सेकेंड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए, सेकेंड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए? आप लोगों को याद होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा सेकेंड कहाँ पर हुए थे? तो जवाब होगा बेंगलोर कर्नाटक। कहाँ पर हुए थे? बेंगलोर में इनका आयोजन हुआ। वहीं पर थर्ड यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए?
तीसरे यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुए, यूपी में हुए। और चौथे पंचवर्षीय चौथे यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुए, यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ, आप लोगों से पूछेगा तो जवाब होगा गुवाहाटी। कहाँ पर हुआ, गुवाहाटी आसम में। गुवाहाटी आसम में इनका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। और इसका शुभंकर भी आप लोगों को याद होगा, मैं फिर बता देता हूं कि शुभंकर था वो यहाँ पर अष्टलक्ष्मी था। क्या था शुभंकर, अष्टलक्ष्मी। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी चौथे इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, पहले नंबर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पर रही है। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और 13वां प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान का जो पुष्कर मेला है ये किस माह में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए एक अच्छा लेवल का प्रश्न आप लोगों से पूछा है और जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा कि राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो कौन से माह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जल्दी से आप लोगों का मैं आंसर चाहूंगा, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। देखिए यदि हम लोग यहाँ पर हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो ये कार्तिक माह में सेलिब्रेट किया जाता है, कार्तिक माह में। और मुख्य तौर पर इसे यही राजस्थान का जो पुष्कर मेला है इसे नवंबर माह में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और यहीं पर दरअसल ये जो पुष्कर मेला होता है इसके लगने के बाद यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी यहाँ पर मूंछों की प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता, मूंछों की यहाँ पर प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता यहाँ पर होती है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए कि पॉइंट में अपने नोट्स में आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। यानी राजस्थान का पुष्कर मेला नवंबर माह में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। वहीं पर मैंने यदि ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया कि वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए वडाली ब्रदर्स से रिलेटेड सवाल आप लोगों से पूछेगा या नूरा सिस्टर, ये दोनों ही, यानी यहाँ पर ये दोनों ही सूफी संगीत से संबंधित, कौन संगीत से, सूफी संगीत से। यानी ये जो वडाली ब्रदर्स होंगे, वडाली ब्रदर्स आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर जो नूरा सिस्टर है, कौन सिस्टर, नूरा जो सिस्टर है, ये इनका भी संबंध किससे होगा, तो जवाब होगा कि सर ये सूफी संगीत गायन शैली से संबंधित है। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देकर रखा है, नेक्स्ट प्रश्न ये देखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो 10 से 19 वर्ष की आयु का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत था। इतना आप लोगों से सवाल पूछा है। यानी भारत की जो कुल जनसंख्या थी उस कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो भाग था वो 10 से 19 वर्ष की आयु के बालक यहाँ पर रहे थे। तो क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। देखिए 10 से यदि 19 के बारे में यदि प्रश्न पूछेगा तो क्या जवाब होना चाहिए, तो जवाब होगा 20.9% यहाँ पर रहे थे। और यहाँ पर यदि मैंने 2000, ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। और यदि मैंने ये प्रश्न पूछा कि 0 से 6 वर्ष तक के बालक का प्रतिशत टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, तो जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर 13%। क्या याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, 13% यहाँ पर याद होना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ता है। वहीं पर यहाँ पर मैं दरअसल आप लोगों को याद होगा कि साक्षरता के बारे में पूछेगा कि यहाँ पर पुरुष की साक्षरता भारत में कितनी रही, पुरुष की साक्षरता और महिला की साक्षरता यहाँ पर कितनी रही। मैं आप लोगों से जवाब चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर मुझे जवाब देना है कि पुरुष की साक्षरता और वहीं पर महिला की साक्षरता भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी पाई गई। आप लोगों को जल्दी से मुझे जवाब देना है। यदि मैं बात करूंगा कि महिला यहाँ पर साक्षरता की बात करूंगा तो यहाँ पर 60.54% कौन रही, यहाँ पर महिला साक्षरता रही। इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और वहीं पर पुरुष साक्षरता की बात करूंगा तो 82.14% क्या रहा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को पुरुष साक्षरता यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। मेन हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट है कि 10 से 19 वर्ष के जितने भी थे वो टोटल जनसंख्या का 20.9 थे। और वहीं पर 0 से जो 6% थे वो कितना परसेंट थे, तो 13% थे। यानी सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 20.9%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देकर रखा है,
नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है कि 1951 की जो सेंसर हुआ था, जो जनगणना हुई थी, तो 2011 तक की जनगणना के अनुसार कुल घनत्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल घनत्व के बारे में पूछा है, और कुल घनत्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आप लोगों को जवाब देना है 3 गुना से अधिक वृद्धि, 4 गुना से अधिक वृद्धि, 2 गुना से अधिक वृद्धि, या 5 गुना से ज्यादा अधिक वृद्धि। ये 1951 से लगाकर तो 2011 तक की जनगणना में देखी गई। और आप सभी जानते हैं सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 गुना वृद्धि हुई। कितने गुना वृद्धि हुई दोस्तों? तो यहाँ पर 3 गुना वृद्धि हुई, यहाँ पर होती हुई हम लोगों को दिखाई पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है? नेक्स्ट प्रश्न ये देख रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यहाँ पर दरअसल जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यहाँ पर एक हाईकोर्ट की यहाँ पर यानी जो संघ क्षेत्र है उसी के हाईकोर्ट से वो संबंधित है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे के रखा है, 241, 165, 221 या फिर 108। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 108 के अंदर भारतीय संविधान के अनुसार संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त यहाँ पर अधिवेशन का प्रावधान है। इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 221 आर्टिकल में क्या है, यदि प्रश्न ये पूछेगा कि 221 आर्टिकल में क्या है, तो जवाब होगा जितने भी हाई कोर्ट के यहाँ पर जो न्यायाधीश है उनके वेतन भत्तों का इसके तहत प्रावधान है। आर्टिकल 165 में यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता यहाँ पर होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती दोस्तों? तो जवाब होगा राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं। और वहीं पर आर्टिकल 241 इससे संबंधित है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या दे के रखा है? देखो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को दे के रखा है कि देश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा है, बेगमपुरी मस्जिद और दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहानपना प्रमुख मस्जिद किसकी थी यहाँ पर, या किसके द्वारा बनाई गई थी? 4 ऑप्शन आप लोगों को दे के रखा है, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक आप लोगों को ऑप्शन में दे रखा है, या कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर दे के रखा है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए? और इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या जवाब होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर ऐबक के बारे में याद होना चाहिए। यही व्यक्ति गुलाम वंश का क्या था दोस्तों? गुलाम वंश का यह संस्थापक था। कौन था गुलाम वंश का जो संस्थापक? कौन था? तो यही ऐबक था दोस्तों। इतना आप लोगों को याद रखना है। इसका समयकाल कब से कब तक था? तो 1206 से लगाकर तो 1210 तक यह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और यही गुलाम वंश को बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि यही गुलाम वंश को मामूलक वंश भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मामूलक वंश भी यहाँ पर कहा गया है। हमसे सवाल पूछा था बेगमपुरी मस्जिद और उसकी नई राजधानी जहानपना किसकी प्रमुख मस्जिद थी? तो हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन यहाँ पर तुगलक की ये मस्जिद हुआ करती थी। और यही शासक था जो मध्यकालीन भारत रहा। इसी मध्यकालीन भारत में यही शासक था जिसने सबसे पहले सती प्रथा का क्या किया था? सती प्रथा का विद्रोह, सती जो प्रथा हुआ करती थी, यानी इसी ने उसका सबसे पहले क्या किया था? विरोध किया था। आप लोगों को याद होना चाहिए। और यही व्यक्ति हुआ करता था जिसे हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास का सबसे पागल बादशाह भी घोषित किया था। पागल बादशाह भी इसी शासक को कहा गया है। आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देके रखा है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में है कि बिंबावती देवी किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? और बिंबावती के बारे में पूछा है, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। क्या ये छऊ नृत्य संबंधित है, या मणिपुरी, कथकली या उड़ीसी नृत्य से यह संबंधित है? देखिए यहाँ पर उड़ीसी नृत्य से संबंधित पूछेगा तो यहाँ पर पंकज चरण महापात्र के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर केलू चरण
महापात्र आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। दोनों किससे फेमस है? तो ये दोनों दरअसल हमारे पास में क्लासिकल डांस ओडिसी से संबंधित दोनों व्यक्ति हैं। हमसे पूछा है बिंबावती, और आप सभी जानते हैं यहाँ पर सविता मेहता, किसकी बात करूंगा? सविता मेहता की बात करूंगा। और वहीं पर यहाँ पर बिंबावती की बात होगी, किसकी बात होगी? बिंबावती की बात होगी। तो ये दोनों मणिपुरी से दोनों संबंधित है। कौन से क्लासिकल डांस से? मणिपुरी से। और यहाँ पर आप लोगों को झावरी बहनें भी लिख लेना है। झावरी बहनें, यानी झावरी बहनों का भी संबंध कौन सा क्लासिकल डांस है? तो जवाब होगा मणिपुरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्लास के आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न हम लोगों को क्या देकर रखा है? भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भारत ने पार्टिसिपेट किया था? दोस्तों आप लोगों को ये जवाब देना है 1908 में, यानी 1900 में, यानी 1922 या 1904 में भारत ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। आप लोगों से पूछा है कि भारत ने पहली बार कब यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और आप सभी जानते हैं कि भारत ने दरअसल यहाँ पर कब यहाँ पर ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन नहीं, यानी 1920 भारत सबसे पहले ओलंपिक खेलों में क्या हुआ था दोस्तों? शामिल हुआ था। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए और भी प्रश्न रहे हमारे पास, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। और हमारे पास में अगला प्रश्न क्या है? यानी अगला जो प्रश्न है, यानी यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ लुईस, आप लोग जानते होंगे डकवर्थ लुईस को, इसका फार्मूला पहली बार कब प्रयोग किया गया था? देखिए हमसे ये पूछा है कि पहली बार इसका फार्मूला कब प्रयोग किया गया था, यानी कब लाई गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 1997 को इसको लाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे रखा है कि मुगल काल में संस्कृत से फारसी अनुवाद महाभारत में जो किया गया था, महाभारत का, उसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? और पहला ऑप्शन देकर रखा है तूतीनामा, शाहनामा, रज्मनामा या बादशाहनामा। आप लोगों को याद होना चाहिए, यानी मुगल काल में, यानी अकबर के समय काल में मुख्य रूप से ये जो महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था, महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था, ये किस शासक के समय काल में हुआ था? जवाब हो जाएगा ये अकबर के शासन के समय काल में हुआ था। और वहीं पर इसका फारसी अनुवाद, सर महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो जवाब होगा रज्मनामा। किस नाम से? रज्मनामा से यह जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते ये यहाँ पर अंतिम प्रश्न यहाँ आप लोगों को दे के रखा है। और ये आप लोगों का होमवर्क रहे, कमेंट बॉक्स में आप सबको इसका जवाब देना है कि ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा या असम में? ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए